नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। आप लोग के लिए आज से नया सीरीज जो कि मैंने बताया था कि भी आने वाले 1 महीने तक मैं आपके यूपी एसआई जो कांस्टेबल का 60,000 प्लस वैकेंसी है, प्लस यूपी बिहार एसआई का भी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ एसएससी जीडी, जहाँ पे समान अध्ययन मतलब कि जनरल स्टडी का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। तो ऐसे में मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से आज स्टार्ट किया हूँ, और जो आपका सबसे पहला जो इस कड़ी में जो सबसे पहला सीरीज है भारतीय संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने आपको नोट्स के तौर पे रखा है। इसके अलावा भी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा क्या और कैसे, लेकिन ये मेन जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए कि देखिए भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो संविधान का यहाँ एक अर्थ होना चाहिए कि संविधान का मतलब होता क्या है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। तो देखिए, संविधान जो होता है एक वैधानिक मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो ये बताता है कि किसी भी सरकार को कैसे काम करना है, और साथ ही साथ जनता के लिए एक कर्तव्य को भी उसमें लिखा जाता है, उनके अधिकारों को लिखा जाता है। उसी को संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का मतलब समझिए कि संविधान होता क्या है। इधर मैं साइड में आपको बता रहा हूँ कि संविधान का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि संविधान जो है एक तरह से नियम है। संविधान क्या है? नियम है, नियमों का किताब, नियमों का किताब है, बुक ऑफ रूल किताब है, जिसमें ये नियम बनाया गया है कि कोई भी सरकार कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, और साथ ही साथ उसमें जो वहाँ की जनता है उसके लिए कुछ कर्तव्य और उसके अधिकारों का जिक्र किया गया है, उसे ही संविधान कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कैसे हम कहेंगे कि उसमें नियम दिया गया है, कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ से। आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि भारत में, जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 3 टीयर की बात की जाती है। एक होता है आपका सेंटर, केंद्र सरकार, याद रखिए। दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा जो होता है लोकल गवर्नमेंट। क्या होता है? लोकल मतलब पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे आता है। तो हम क्या देखते हैं कि भारत के संविधान जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर तीनों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, कौन कैसे काम करेगा, कौन किस पे कानून बनाएगा और किस तरह से कानून बनाएगा, सारा के सारा हमारे कानून हमारे संविधान में दिया गया है। साथ ही साथ जब हम पार्ट 3 की बात करेंगे आगे चल के, भाग 3 का, तो उसमें हमारे लिए एक अधिकार की बात करेगी, इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। साथ ही साथ भाग 4 का ये जब हम जाएंगे काम में, तो उसमें हमें कर्तव्य, ड्यूटी के बारे में बताया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि जो संविधान है वह सिर्फ राज्य या किसी केंद्र सरकारों को सिर्फ कानूनबद्ध नहीं बनाता, बल्कि जनता को जागरूक भी बनाता और कर्तव्य निष्ठावान भी बनाता है कि कैसे देश में रहना है। ठीक है, अब चलिए संविधान की जब इतना हम बात कर ही लिए, तो थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी हम संविधान से रिलेटेड कर लेते हैं, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब संविधान क्या होता है कि संविधान 2 तरीके से कहते हैं कि कोई संविधान लिखित होता है और कोई संविधान अलिखित होता है। तो बच्चे ये समझिए कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि हम कॉपी में लिख दिए उसको लिखित बोलेंगे, जो कॉपी में नहीं लिखा हुआ अलिखित है, नहीं, ऐसा नहीं। अलिखित संविधान भी लिखा हुआ है बट उसको अलिखित बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखित संविधान में एक चीज याद रखिएगा, संविधान की जब हम बात करेंगे, यहाँ लिखे हैं तो संविधान में 2 बातें लिखे, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। क्या? लिखित, और तीसरा होता है अलिखित। अब इसका मतलब क्या हुआ? लिखित का मतलब कि संविधान सभा द्वारा पारित। क्या? जब कोई संविधान सभा द्वारा पारित करा दिया जाता है तो उसे लिखित संविधान कहते हैं। वही जब कोई संविधान सभा द्वारा पारित नहीं कराया गया है तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, भारत का संविधान वो लिखित माना जाता है, अमेरिका का संविधान लिखित माना जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो वो अलिखित माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन में लिखा हुआ संविधान नहीं है, ब्रिटेन में लिखा हुआ संविधान तो है, बट वहाँ की संविधान सभा ने उसे पारित नहीं किया है। अगर वहाँ की संविधान सभा आज भी पारित कर दे तो कल के डेट में ब्रिटेन की संविधान में क्या हो जाएगी? लिखित संविधान। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए
कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। तो ये इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हम भारतीय संविधान का विकास पढ़ना है और हमें देखना है कि जो हमें संविधान मिला है उस संविधान में कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीज़ें हमने दिया है। शुरुआती चरण में जब हम देखेंगे तो हमें आज के वर्तमान संविधान में चीज़ों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे 1813 एक्ट में बढ़ेंगे, 1833 एक्ट में बढ़ेंगे, 1853, 58, 35 तो पूर्णतः कहा जाए आधा से ज़्यादा हमारे भारतीय संविधान में, वर्तमान भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं आगे इसमें होता क्या भारत के संवैधानिक विकास में। देखिए 1600 का राजलेखा, जिसको चार्टर बोलते हैं इंग्लिश में, राजलेखा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्टर, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1600, मैं इंग्लिश में भी इसको बोलता जाऊंगा, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना किस चार्टर के माध्यम से किया गया था। तो आप याद रखिएगा ये चार्टर एक्ट 1600 के माध्यम से किया गया था। और अगर डेट पूछा जाए, ये डेट पूछा जाता है, इस डेट को आप ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 जो था वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट था बाय द चार्टर एक्ट 1600। इस चीज को याद रखिएगा आप। सेकेंड थिंग इज दैट ये आता है कि इसमें चार्टर एक्ट को किसने अनुशंसा किया था, ठीक है, इस चार्टर एक्ट को किसने परमिशन ग्रांट किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने शॉर्ट फॉर्म में EIC लिखा है, याद रखिएगा EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने शॉर्ट फॉर्म में EIC लिखा है, ठीक है। तो EIC का मतलब याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर किसी ने दिया था परमिशन तो वहां का नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो याद रखिएगा आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो आप बताएंगे महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एलिजाबेथ प्रथम ने किसके नेतृत्व में और कहां पर व्यापार करने का आदेश दिया था, परमिशन दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो नेतृत्व था वो लॉर्ड मेयर, याद रखेंगे लॉर्ड मेयर, इंग्लिश में है लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में, लीडरशिप में महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व के देशों में, याद रखिएगा पूर्व का मतलब जो ब्रिटेन के, जो हम लोग साइड है ईस्ट की तरफ, उसको कहा गया था कि आप अगले 15 वर्षों तक क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो आए थे भारत में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। इस बात को याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, न कि शासन करना। और उनको व्यापार करने का जो दिया गया था वो चार्टर एक्ट 1600 में दिया गया था, याद रखेंगे। और इसी 1600 चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान किस एक्ट को कहा जाता है, किस चार्टर को कहा जाता है। तो ये 1600 चार्टर एक्ट को कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रशासन किसके हाथ में दिया गया। तो जब प्रशासन की बात करेंगे दैट मीन्स मैनेजमेंट, इंग्लिश में इसको मैनेजमेंट बोलेंगे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में एक गवर्नर का पोस्ट बनाया गया था। तो आप याद करेंगे जो हम गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ते हैं गवर्नर, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सर्वप्रथम गवर्नर का पोस्ट किस पद किस एक्ट में सृजन किया गया था। तो ये 1600 चार्टर एक्ट में गवर्नर का पद लाया गया था। और साथ ही साथ उसके 24 सदस्य बनाए गए थे, 24 सदस्यों वाली ये टीम थी। और इसी को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं, जो कि हिंदी में निदेशक मंडल, याद रखिएगा हिंदी में निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन आप ऐड करेंगे इसमें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, तो उस समय इंडिया में बोले तो भारत में किसका शासन था। तो आप लिखेंगे जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय शासन था अकबर का। आप जहांगीर के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। जहांगीर के समय में उसकी फैक्ट्री भारत में स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, अभी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब स्थापना हुआ था तो उसको परमिशन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, और उस समय भारत में कौन थे, अकबर, याद रखिएगा।
और बाद में जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसी समय हॉकिंस का जिक्र होगा, जो जेम्स प्रथम का संदेश लेके आते हैं अकबर के दरबार में, लेकिन पहुंचते हैं जहांगीर के पास। ठीक है, जब हिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाएगा। और तो चलिए इसको एक बार और बता दिया जाए कि 1600 चार्टर एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डेट है 31 दिसंबर 1600 और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देने वाली महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो लॉर्ड मेयर के, याद रखेंगे। और ये कहाँ पे? तो पूर्वी देशों में अगले 15 वर्षों तक व्यापार करने का। प्रशासन का जिम्मा जो था वो गवर्नर, साथ ही साथ उसके 24 मेंबर्स को दिए गए थे, 24 सदस्य को। और जो था इसी को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं या निदेशक मंडल। ठीक है, और भारत का जो समय शासन था वो था अकबर का। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन में नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जो है चार्टर वो 1726 का चार्टर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 1726 इज कॉल्ड मेयर्स कोड। मेयर्स कोड, तो मेयर्स कोड की स्थापना जो है कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1726 में। यह प्रश्न आया हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में और पूछ सकता है कि मेयर्स कोड की स्थापना कब हुई थी? तो 1726 में हुई थी। साथ ही साथ साथियों मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डेट बता देना चाहता हूं जो है इसमें कि 1726 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको आना चाहिए, और वो डेट है एक 1757, 1757, एक है 1764 और एक है इसके बाद रेगुलेटरी एक्ट से पहले 1765। ये तीन इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी। दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर और तीसरा है रेवेन्यू ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मतलब राजस्व अधिकार, राजस्व अधिकार। अब ये राजस्व अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला था? यह भी प्रश्न आया हुआ है 1765। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ है? 1757। ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्टेब्लिश कराती है। चलिए आप चलते हैं राजलेखा 1726 के बारे में। तो देखिए जब भारत में स्थापना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उससे पहले भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कानून बनाती थी, जो प्रेसिडेंसी बनाया था उसने बम्बे, कलकत्ता और मद्रास, तो उन्होंने बोला कि ये कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिशर्स को है। तो पहले कानून कहाँ बनता था? ब्रिटिशर्स के पहले पार्लियामेंट में बनते थे, ब्रिटेन में बनता था। लेकिन 1726 का चार्टर एक्ट लाया गया और उस एक्ट में कहा गया कि देखिए आप जो है कलकत्ता, मुंबई और आपके मद्रास को कानून, उसके गवर्नर और उसके जो सदस्य हैं, गवर्नर जनरल और उसके सदस्य जो है उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट या अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता, बम्बे और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार मिला? तो आप सिंपली राजलेखा या चार्टर एक्ट, सिंपली चार्टर एक्ट 1726 पे आप टिक मार करेंगे। देखिए इसमें कोलकाता, मुंबई, मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम विधि बनाने का अधिकार कोलकाता, मुंबई, मद्रास और गवर्नर को बनाने का दिया गया। और इन सब के बाद जो है जब ये सारी घटनाएं होती है 1757, 64 और 65, और उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी अराजकता फैल जाता है। क्यों? क्योंकि एक और डेट आप याद रखेंगे पीरियड जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र होता है। रॉबर्ट क्लाइव का आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव का ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो एक है 1765 से लेके 1772 तक डायरकी, मतलब बोले तो द्वंद्व शासन, डायरकी, डायरकी सिस्टम लाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे। और इसका मतलब ये था, इन्होंने बोला कि देखिए अब क्या है कि आपको चाहिए क्या? रक्षा चाहिए, तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, मतलब मैं आपका रक्षा करूंगा। लेकिन जो रक्षा करने के लिए सेना होगा, आप याद रखिए,
उसका व्यय आपको देना होगा, खर्च आपको देना होगा। साथ ही साथ राजस्व अधिकार वसूलने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। राजस्व वसूलने का अधिकार किसे? ब्रिटिशर्स को मिलना चाहिए। तो इसे ही कहा गया था क्या? डायरकी या द्वैध सिद्धांत। मतलब कि सिंपली समझिए कि यहाँ पे जो आपके जो कलकत्ता के जो शासक थे, एक तरह से उनको पावरलेस कर दिया गया, टूथलेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ना राजस्व वसूलने का अधिकार था, सिर्फ हम अपने राजस्व से आपको पैसा देते, ऊपर से सेना उनकी खर्च हम दे रहे हैं। तो ये सारे व्यापक करप्शन आ जाने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि एक कानून लाया जाए, जिस कानून के माध्यम से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाम लगा सके, उनके करप्शन के ऊपर लगाम लगा सके। और ऐसे में जब आप सुने होंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जब जाते हैं वहां पे, तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगता है, और उस करप्शन के चार्जेस के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक महान योद्धा के तौर पे आए थे भारत, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में उनका योगदान काफी है। उसी करप्शन को रोकने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो जो आपके डायरकी लाया गया था, द्वैध शासन, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। साथ ही साथ ये समझिए, ये प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न जब आप देखेंगे तो बीपीएससी में एक बार आया हुआ है, और आई थिंक एसआई में भी आया हुआ है, और एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे। याद रखेंगे। और इसी लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट गुप्त कमिटी, याद रखेंगे, लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त कमिटी बनाया था, और उसी गुप्त कमिटी के रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पे रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। याद रखेंगे, इन्होंने एक सीक्रेट कमिटी का गठन किया था। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस कमिटी के अनुशंसा पे लाया गया है? तो सीक्रेट कमिटी पे। सीक्रेट कमिटी मतलब गुप्त समिति, और उसका जो है वो लॉर्ड नॉर्थ ने उसको अपॉइंट किया था, और उसी कमिटी ने अनुशंसा दिया कि आप रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आइए, जिसके माध्यम से हम कंपनी पे क्या कर सके, उनके करप्शन पे रोक लगा सके। और जब इस एक्ट को लाया गया, तो हम ये देखते हैं सर्वप्रथम जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, याद रखेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था, तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल दिया गया। अब उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल को बदल कर हम कर दिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, मतलब सिंपली याद ना हो तो जी फॉर गवर्नर, बी फॉर बंगाल, जीवी को जीजीबी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बदल दिया गया। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। ये भी प्रश्न आता है, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को। याद रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के साथ साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल का भी गठन किया गया था, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 सदस्य थी। याद रखेंगे, 4 सदस्यों वाली टीम थी। तो इनके सदस्य का भी नाम जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है, तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि इनके 4 सदस्य कौन कौन थे। तो पहले फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसेन, और चौथा वार्नेन। ये 4 ऐसे थे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य थे। तो हो सकता हो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य नहीं है। मान लीजिए आपका इसमें से ये 3 नाम दे दिया, और एक नाम आपके उस समय के न्यायाधीश में से किसी का नाम उठा दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून आपको पता है, और नहीं पूछा है, मान लीजिए हाइट मैंने डाल दिया, तो हाइट मतलब नहीं है। तो इस चीज को याद रखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो लाया गया था 1773 रेगुलेटरी एक्ट में, उसमें 4 मेंबर्स थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून, वार्नेन। मैंने इसलिए इसको रिपीट किया ताकि आपको याद हो जाए आगे और आप उसको भूल ना सके।
साथ ही साथ इस एक्ट में एक और प्रोविजन किया गया था जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा समझ सकते हैं, नॉलेज है। इस एक्ट में कहा गया कि देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी होगा, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, इसको हम सुप्रीम बनाते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है दो प्रेसिडेंसी को लाते हैं, एक का नाम मद्रास और दूसरे का नाम मुंबई। क्या? मुंबई। बोला गया ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है अब कलकत्ता के अधीन काम करेंगे। मतलब गवर्नर जनरल इन बंगाल जो है वो आप सुप्रीम हो गया, सिंपली एक सर्कल के माध्यम से समझे, इस सर्कल में। और ये सर्कल जो मेन था वो आपका कलकत्ता था, और कलकत्ता के अंतर्गत जो है मद्रास और मुंबई को ला दिया गया। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अभी भी इन लोगों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। कानून बनाने का अधिकार, कानून का अधिकार था, बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार था इनके पास, ठीक है। सिर्फ ये जो कानून बनाते, इस कानून को पास करवाने के लिए कलकत्ता के पास। तो सिंपली कह सकते हैं कि बॉम्बे और मद्रास जो है कलकत्ता की सहायक बन चुकी थी, सब ऑर्डिनेट उसके नीचे काम करना था। आप याद रखेंगे। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम किस एक्ट में मद्रास और बॉम्बे को कलकत्ता का सहायक बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना किया गया। आप याद रखेंगे, एक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। और ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, आपसे प्रश्न किया जाता है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कलकत्ता का, उसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो एक साल बाद 1774 में किया गया था, याद रखेंगे, 1774 में। साथ ही साथ इसमें यह प्रोविजन किया गया कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता के, माने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ 3 अन्य सदस्य होंगे। तो यह प्रश्न आया हुआ है और आएगा आने वाले समय में फिर से कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के आपके पहले प्रथम कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा हिम्पे, याद रखेंगे, सर एलिजा हिम्पे। और साथ ही साथ जो अन्य 3 सदस्य थे उनका नाम था चैम्बर्स, लैमिनिस्टर और हाइट। ये सारे जो थे आपके रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत लाया गया। और इस एक्ट के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया कि हम क्या करेंगे, आपका कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड एक फैक्ट है, उसको आप लोग जान जाए, जो यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर हार्ड पूछा तो ऐसे ये वनडे एग्जाम एसएससी के लेवल पे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। प्रश्न ये किया जा सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्रीकरण का प्रयास किया गया? केंद्रीकरण का मतलब सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब जो शक्ति है वो एक लोगों के हाथ में दे देना। तो आप देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले तुरंत बोला था कि कलकत्ता को क्या किया गया था? सुप्रीम बनाया गया था। और दो जो थे मद्रास और मुंबई, उसको सब ऑर्डिनेट, किसका? कलकत्ता का। तो सर्वप्रथम केंद्रीकरण का प्रयास जो था वो आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। ये इतना इससे रिलेटेड फैक्ट है, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब मित्रों, जब कल हम आपके साथ आएंगे तो भारतीय संविधान में हम आपसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर उसके बाद जो आपका है पीट्स इंडिया एक्ट 1813 एक्ट और 1833 पे कोशिश करेंगे खत्म करने का, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे उतना जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।